चाय पे चर्चा। चाय चाय आज हमारे बीच है सुप्रसिद्ध सारंगी वादक अल्लाह रखा कलावंत। अल्लाह रखा जी, आपका स्वागत करते हैं। अल्लाह रखा जी, ये बताएं कि ये संगीत की यात्रा आपकी कब और कैसे शुरू हुई? वैसे तो संगीत हमारी पीढ़ियों में है और स्पेशली सारंगी की जो है प्रथा है वो मेरी फैमिली में जेनेटिक है एक तरह से। मेरे दादा सारंगीय थे, उनके वालिद उस्ताद मोती खां साहब वो सारंगीय थे, उनके वालिद उस्ताद गुलाब खां साहब वो भी सारंगीय थे। तो 4 5 6 7 पुश्तों से शायद मुझे याद भी नहीं है कब से सारंगी चली आ रही है। मेरे दादा उस्ताद रमज़ान खां साहब। तो दादाजी के बाद में क्या हुआ कि ये विद्या हमारे यहाँ थोड़ी स्टॉप हो गई, क्योंकि पापा वैसे गज़ल सिंगर, गज़ल गाते थे, ए ग्रेड गज़ल वोकलिस्ट थे, कंपोज़र थे, और चाचा जो हैं वो तबला बजाते हैं। तो 2 भाइयों के बाद में ये विद्या को आगे ले जाने वाला कोई नहीं था। तो पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस साज़ को वापस लेके आऊँ। तो दादाजी के गुज़रने के बाद में, क्योंकि मैं शायद 3 या 4 साल का था तब मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, तो वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला कि मैं उनसे सीख पाता। पर पापा ने मुझे शुरू करवाया। शुरुआती तालीम मेरे पिताजी से हुई। उसके बाद में मेरे नाना, जो कि राजस्थान के बहुत जाने माने कलाकारों में से अपना शुमार रखते थे, और वो गंडाबंद शागिर्द थे उस्ताद अमीर खान साहब के। पर उनकी जो पहली तालीम पुख्तगी की जो तालीम थी उनकी पहली, वो उनके वालिद रहीम खान साहब, उस्ताद रहीम बख्श खान साहब और करीम बख्श खान साहब से हुई, वालिद और बड़े अब्बा से। तो वो जो थे वो जोधपुर महाराजा के वहाँ कोर्ट म्यूजिशियन भी रहे। वहाँ से उनको खिताब मिला था नाम हंसराज बताएं का। आप। उस्ताद इमामुद्दीन खान साहब हंसराज जी के नाम से वो मशहूर रहे, क्योंकि ये उनकी खूबसूरती, क्योंकि 6.5 फीट की 7 फीट की उनकी हाइट थी, लंबी गर्दन थी, तो वहाँ के महाराज साहब ने उनको वो खिताब दिया था। और ननिहाल और ददिहाल में मेरे सारंगी रही। नाना गवैये थे जिनसे मेरी तालीम हुई। उनके बड़े भाई थे उस्ताद नूर खान साहब, जो कि ही वॉज अ फिनोमिनन ऑफ सारंगी। सीकर जो हमारा पुरखों का गांव है, शहर है, तो हम लोग सीकर के हैं। तो सीकर को पहचान दिलाने वाले उस्ताद नूर खान साहब रहे। कहते हैं उनके बारे में कि अजमेर में उन दिनों दंगल हुआ करते थे, महफिलें हुआ करती थी गाने बजाने की। तो 7 दंगल उन्होंने जीते थे। तो हिंदुस्तान से जितने भी अच्छे गाने वाले, सारंगीये, तबलिये, सितारिये वहाँ पर आया करते थे, महफिलें होती थी, एक के बाद एक गाए बजाया करते थे। तो जिसके बाद में कोई और ना बैठे महफिल में, तो उसे उस दंगल का विजेता या विनर घोषित किया जाता था। तो उस्ताद नूर खान साहब का ऐसा था कि 7 साल तक जब वो बजा के उठते थे तो कोई उनके बाद गाना बजाना करता नहीं था। तो 7 साल तक उन्हें उस खिताब से नवाजा गया, और बहुत उनकी बेशुमार शोहरत थी हिंदुस्तान में हर जगह। तो ननिहाल में उस्ताद नूर खान साहब जैसे सारंगी हुए, और ददियाल में उस्ताद मदारी खान साहब जैसे सारंगी हुए। मेरे दादा के उस्ताद भी और उनके चचा भी, तो वो भी एक अपनी शान के एक ही थे, उस्ताद मदारी खान साहब, जिनके बेटे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में यहाँ जोधपुर में एम्प्लॉयड थे उस्ताद शकूर खान साहब, गवैये रहे। तो ददियाल ननिहाल में दोनों तरफ सारंगी का मेरा एक बैलेंस रहा है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं 2 नामों का। एक तो गुलाब खान साहब का नाम लिया, बहुत मशहूर थे। इसके साथ साथ अमीर खान साहब का भी आपने जिक्र किया। जी अमीर खान साहब के पिताजी खुद शाह अमीर खान साहब जो है सारंगी बजाते जी थे। जी जी तो इन दोनों चीज़ों का भी कहीं प्रभाव आपके वादन पर पड़ा? ज़रूर, क्योंकि देखिए सिलसिला जो मेरा है वो गायकी का है। मैंने अपने नाना से जो सीखा है, तो वो तो गवैये हैं, और क्योंकि सारंगी है, उनके बड़े भाई सारंगी बजाते थे और उन्होंने खुद ने भी सारंगी बजाई एक वक्त में आके। तो नाना के पास जो समावेश था वो सारंगी और गाने दोनों विद्याओं का था। तो मेरी जो तालीम हुई है टेक्निकलिटी में जो सारंगी की दी उन्होंने, मगर जो इसमें बाज बजाया
जो बाज है वो गायकी का दिया। और क्योंकि वो खुद आमिर खान साहब की शागिर्द हुए बाद में जाके, तो वो इन्फ्लुएंस भी रहा। तो मेरी बाज में या मेरी मतलब सोच विचारों में मेरी कोशिश यही रहती है कि जो विचारधारा उस्ताद आमिर खान साहब की थी उसको मैं थोड़ा निभा पाऊँ, क्योंकि वो तो समंदर थे, उनका तो कोई मतलब जोड़ नहीं है। वो तो लोग ऐसे हुए हैं कि वो तो एक ही पैदा हुए हैं हिंदुस्तान के। तो वो एक अलग सोच, एक अलग विचारधारा है रागों को लेकर, संगीत को लेकर, स्वरों को लेकर, पोइट्री को लेकर, लिटरेचर को लेकर। तो कोशिश रहती है कि मैं उसके आसपास थोड़ा भटक पाऊँ, तो ज़िंदगी में कुछ किया ऐसा लगे। थोड़ा सा राजस्थान और सारंगी का संबंध, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं को पता नहीं है। जी। यूँ देखा जाए तो सारंगी जो भी आधुनिक समय में बज रही है, बज रही थी, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान राजस्थान का है। बेशक बेशक। और आधुनिक समय के दो जो सबसे मशहूर एक तरह से सारंगी वादक हुए हैं, पंडित राम नारायण जी जो कि उदयपुर के, सुल्तान खान साहब जो कि जिनका जोधपुर से संबंध मान लीजिए, ये दोनों ही राजस्थान के हैं। तो राजस्थान और सारंगी के संबंध और ख़ास तौर पर यहाँ के जो उस्ताद हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं राजस्थान से और सीकर से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि ये नगरी ऐसी है, राजस्थान स्टेट या सीकर में स्पेशली कहूँ तो, जिसने हिंदुस्तान को रत्न दिए हैं, एक नहीं कई। पिछले 50 सालों का अगर मैं इतिहास देखूँ तो एट द टॉप जो अगर 3 सारंगी टॉप अगर मैं गिनती गिनूंगा तो शायद एक या तो या 2 राजस्थान का नाम निकलेगा। देखिए, मैं आज से नहीं शुरू होता हूँ, मैं नूर खान साहब से ही शुरू होता हूँ। नूर खान साहब हुए, उस्ताद नूर खान साहब, उनके बाद उस्ताद मदारी खान साहब हुए, उनके बाद उस्ताद महबूब खान साहब हुए, जयपुर रेडियो पर थे। उनके बाद में देखें तो उस्ताद मुनीर खान साहब। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो उस्ताद रमज़ान खान साहब जो जयपुर रेडियो पर थे। फिर देखें उस्ताद सुल्तान खान साहब, फिर देखते हैं उस्ताद लियाकत खान साहब। और आज की जनरेशन में भी है तो 3 से 4 सारंगी वाले हम जो हैं, मैं अपनी एज की कहूँ, दिलशाद हैं, सुल्तान खान साहब का भतीजा है, सुल्तान खान साहब का बेटा है साबिर। और एक मैं अपनी भी बात करता चलूँ, मैं हूँ, या और 2-4 और सारंगी हैं जो राजस्थान की ओर से अभी भी प्रतिनिधित्व अपनी मतलब अपनी डोर को पकड़ के चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ उसमें अच्छा वृद्धि कर सकें। हम बुज़ुर्गों ने इतना अच्छा कर दिया है ना कि उस को पार करना, छलांग मारना, तो वो तो नसीबों का होगा। 100 सालों में शायद कोई एक ऐसा निकल आए, और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि बुज़ुर्ग ही होते हैं, उनको आगे कभी कोई लांग नहीं सकता। मगर हाँ, उन्होंने जो एक लकीर जो खींची है उसको फीका ना पड़ने दे, बस ऊपर वाले से, ईश्वर से वही एक प्रार्थना है कि हमसे मतलब वो इजाफा ना हो तो कमी भी ना रहे। लोग ये ना कहें कि यार क्या हुआ, राजस्थान तो एक ऐसा जगह थी कि कैसे कैसे रतन हुए, आजकल देखो तो क्या बंजर हो गया। तो अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं, मेरा बेटा भी बजा रहा है। आने वाली जनरेशन में भी मैं चाहूँगा मेरे शागिर्दों को, बच्चों को, फैमिली में या जो बाहर से सीखने आते हैं, मैं उनको उतनी ही सच्चाई, ईमानदारी से सिखा सकूँ जैसे मुझे सिखाया गया। अल्लाह रखा जी, थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपके अंचल का, जहाँ से आप आए हैं, शेखावटी का। जी। शेखावटी ने यूँ देखा जाए तो राजस्थान ने ही पूरे देश और दुनिया को बहुत रत्न दिए हैं। जी। गज़ल की बात, आधुनिक गज़ल की बात करें तो शेखावटी ही, यूँ कहें कि गज़ल की जन्मदाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेहदी हसन साहब वहाँ के थे। बेशक बेशक। उसके बाद राजकुमार रिजवी मान लीजिए, और बाकी इवन जो जगजीत सिंह साहब के उस्ताद है वो वहाँ के थे। तो आधुनिक गज़ल यूँ देखा जाए तो शेखावटी में जन्मी या यहीं पली पोसी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अलावा हमारा जो फिल्म संगीत है उसमें भी जो लता मंगेशकर के जो गुरु रहे, जिन्होंने सबसे पहले उनको एक तरह से म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो भी शेखावटी के थे। तो यूँ देखा जाए तो शेखावटी के अंचल ने बहुत सारे संगीत के रत्न दिए हैं। ये कैसे हुआ कि ऐसी रूखी सूखी धरती ने इतने बड़े म्यूजिशियंस पैदा किए और राजस्थान और देश को संपन्न किया? देखिए क्या है कि धरती चाहे जैसी भी हो, धरती तो धरती है, और ज़रूरतें इंसान को बहुत पारदर्शी बना देती हैं। क्योंकि सहूलियतें कम थी तो जद्दोजहद ज़्यादा थी। जहाँ जद्दोजहद ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर एक्सीलेंस अपने आप आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो
संगीत की जहाँ पर बात करें तो राजस्थान एक सामर्थ्य स्टेट रहा है हमेशा से, बड़े पूंजीपतियों का और बड़े राजा रजवाड़ों की जगह है। तो बहुत गाने बजाने की महफिलें हुई, तो यहाँ पर भी लोगों को यहाँ के राजाओं को एक ये था कि हम अपने भी लोगों को किस तरह से, तो उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया इस चीज़ को कि संगीत के जो बड़े उस्ताद या पंडित जो विद्वान थे उन लोगों को बड़ा उन्होंने प्यार से मतलब संभाला और संवारा, क्योंकि ये तो विद्या ऐसी है कि इसको संवारने की ज़रूरत पड़ती है। तो जगह जगह पर वक्त वक्त पर उसको पालन पोषण मिलता गया और जगह मिलती गई, स्टेज मिलते गए, उनको प्रोत्साहन मिलता गया, तो ये बढ़ती चली गई और बड़े अच्छे से अच्छे उस्ताद हुए। गाने के अंदर देखें तो जयपुर अतरौली घराना अपने आप में डेवलप्ड है। डागर जो वाणी है उसका बहुत बड़ा योगदान राजस्थान ने दिया है। मेवाती घराना हमारे यहाँ का है। मेवाती घराना जो है वो हमारे यहाँ राजस्थान का है। और कथक की बात करें तो जयपुर अपने आप में एक कथक का घराना है। तो राजस्थान एक मतलब क्या कैसे कहूँ कि अपने आप में एक संपूर्ण एक पूरी तस्वीर है जिसके अंदर कला, साहित्य और संस्कृति को लेकर बहुत गहराई से हमेशा सोचा गया है। यहाँ की पोइट्री में भी ऐसी है बातचीत। थोड़ी सी बात आपके साज की करते हैं जी। सारंगी दरअसल बहुत लोग ये कहते हैं कि जो मनुष्य के कंठ का स्वर है उसके नज़दीक पूरे विश्व में कोई साज है तो वो सारंगी है। एक तो ये बताएं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और दूसरी बात क्या जो सारंगी की इतने सालों की परंपराएं हैं वो वक्त के साथ क्षीण हुई है, या आपको लगता है कि सारंगी वादन जैसा पहले इतने सारे लोग थे उतनी अब हैं या आगे रहेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छा, और मैं चाहता था इस बारे में बात करूं, और बहुत अच्छा एक सवाल आपने ये किया है। तो पहले तो मैं इसके साज के बारे में बता दूं कि वॉइस जो कैपेबिलिटी है हर एक ध्वनि को जिस तरह से मॉड्यूलेट हम अपने अंदर से करते हैं, ये नेचुरली हमको ऊपर वाले ने भगवान ने दिया। वो सारी ही खूबियाँ इस साज में है, क्योंकि एक तो ये फिडल इंस्ट्रूमेंट है, गज़ का साज है, बो इंस्ट्रूमेंट, तो उसका जो स्वर का कंटिन्यूटी है वो वोकल के साथ में उसका जो फ्लो है वो बना रहता है। क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे यहाँ पर वीणाओं की अगर बात करें, चर्चाएं करें, जो 100 साल से, सैकड़ों सालों से जिनका डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी है नाट्य शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में, जिधर भी शास्त्रों में है, तो यहाँ की अगर बात करें कि वीणाओं की बात है तो ज़्यादातर पहले जो साज हुए वो स्ट्रोक वाले हुए। तो जैसे बिना बू का साज है, तो सितार हुआ या वीणाएं हुई। वीणा की काफ़ी प्रकार है, शततंत्रीय, द्वितंत्रीय, एकतंत्रीय, तो वो वीणाओं के प्रकार हैं। तो वीणाएं जिस तरह से हुई उसी तरह सारंगी का भी अगर बात करें तो इसको भी वीणाओं में ही गिनती की गई है। ये इसका उल्लेख है संगीत रत्नाकर में। और बाकी अगर उससे पहले अगर नाट्यशास्त्र की बात करें तो उसमें भी 100% होगी, जबकि उसमें शततंत्रीय या नवतंत्रीय और अलग अलग जितने भी प्रकार की जो वीणाएं हुई उसमें उनका जिक्र है। तो इसका भी ज़रूर इसी तरह से कुछ रहा होगा नाम, क्योंकि दुर्भाग्य ऐसा है सारंगी का कुछ डॉक्यूमेंटेड हमारे पास प्रामाणिकता वाला एक स्टेटमेंट हमारे पास उसकी कमी रही है। मगर हाँ, यूपोर जो हॉलैंड के, उन्होंने खूब शोध किया है सारंगी। जी, काफ़ी लोगों ने किया है, मगर वो बाद की बातें हैं। पहले अगर जैसे बात करते हैं, जैसे नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, हमें बहुत कुछ एक खजाना डॉक्यूमेंटेड मिल गया है कि हाँ संगीत कहाँ से कैसे हुआ, वोकल का कैसे ख्याल आया, स्वरों की कैसे मापदंड हुए या स्वरों के बारे में बात हुई, तो उसमें बहुत काफ़ी कुछ स्पष्ट है। पर सारंगी को लेकर अब क्या है कि संगीत रत्नाकर में या इतिहास में ये भी मिलता है कि जो बो जिसे आप गज कहते हैं ये रावण का बनाया हुआ है। हाँ, इसके भी इसका में एक और चीज़ में देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग, में अभी कुछ दिन मुझे क्या है ये चीज़ पढ़ने की, जानने की बड़ी ख्वाहिशें रहती, तो मैं इन पे काम करता रहता हूँ। तो अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था और एक किताब में भी पढ़ा मैंने कि सारंगी को बहुत से लोग कहते हैं सारंगी को 100 रंगी से सारंगी हुआ।
मगर देखिए इसका एक बड़ा अच्छा प्रमाण एक मिला है, इसे कहते हैं धनुर्वाद्य। धनुर्वाद्य, बो मतलब धनु। तो पहले धनुर की जो साउंड हुआ करती थी उसको काफ़ी चीज़ों में यूज़ किया करता था, शिकार के वक्त भी उसका जो प्रतिष्ठा को बढ़ाकर उसकी आवाज़ से, और बहुत सारे काम हुआ करते। जुलाहा जिस तरह से वो धनुर को ही लेकर काम किया करता था तो उसका एक साउंड आता था, ट्याऊं 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 करके। तो उसी तरह से चमड़े का एक उसमें तार चढ़ाया जाता था और वो इस्तेमाल किया जाता था। तो उसको चेंज करके अगर बात करें तो सारंग कहाँ से नाम है, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो मैं पढ़ रहा था तो मेरे एक ये बुद्धि, वो कहते हैं ना बुद्धि जननी सवालों की जननी होती है, तो पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते लगा कि हाँ यार ये वाकई अगर हो सकता है कि इस नाम की जो असल जड़ है वो शायद ये हो। जैसे अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, तो श्री राम का जो धनुष था उसका क्या नाम था, उसका नाम था शारंग। तो हो सकता है मैं भी, क्योंकि धनुर्वाद्य है तो उस नाम से इन्फ्लुएंस होकर इसको सारंगी कहा गया। ये जो जी इसमें तो ये गज जो दिखाई दे रही ये धनुर की तरह ही होती है, ये थोड़ी सीधी है बट ये धनुर की तरह होती है, इसमें ये बाल लगे होते हैं। तो उस धनुर को इन्फ्लुएंस लेके इसका नाम शायद उस धनुष से लिया गया हो। ठीक है, अब सारंगी की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। राजस्थान में इसके कई प्रकार, कई रूप हैं। सिंधी सारंगी है, जोगिया सारंगी है, सुरंदा है और कमायचा है। अच्छा कमायचा भी देखिए, इसमें भी मैंने एक बताता चलूँ, क्योंकि दुनिया में काफ़ी मुझे मौके मिले कि मुझे दुनिया एक्सप्लोर करने का टाइम मिला और मौका मिला मुझे जानने की। तो पर्शियन जो इंस्ट्रूमेंट है एक, वहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कामायचे कहा जाता है। वो भी फिडल इंस्ट्रूमेंट है मगर तार कम होते हैं, 4 या 3 तार होते हैं उसमें, और छोटी कोठी होती है, एक लंबा डंडा सा एक तारे की तरह उसका रूप होता है, उसे गज से बजाया जाता है, तो उसे कामायचे कहा गया। और यहाँ पे जो कामायचा है वो थोड़ा अलग रूप है, सारंगी का ही एक मंगनियारों का साज। हाँ, तो अब ये साज, ये फैमिली के साज हैं इसके। हंगरी में भी इसकी एक फैमिली दिखाई देती है। तो जैसे 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 ये बंजारों की प्रजातियाँ बढ़ती गईं, घूमती गईं, तो ये एक्सचेंज होते गए दुनिया में साज। तो इसका रूप कहाँ से आया? अब रावण हत्ता से इसका जन्म कहते हैं कि हाँ, रावण ने जब रावण हत्ता बनाया तो उसने अपने केश से गज का बाल बनाया, जो बो होता है उसको बाल की जगह केश को यूज़ किया। अपनी एक अंतड़ी को निकाल कर उसने उसको रावण बॉडी पर उसको लगाया ताकि उससे साउंड पैदा हो, साउंड जनरेट हो, क्योंकि रावण खुद एक संगीत का, लिटरेचर का, साहित्य का बड़ा विद्वान था। तो हो सकता है रावण हत्या से ये बाहर आया, मगर इसमें काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई धीरे धीरे। क्लासिकल में आने में इसको काफ़ी समय लगा, क्योंकि ज़्यादातर पहले अगर मैं बात करूं, सभी इंस्ट्रूमेंट तो फोक से ही आए हैं ना। कोई भगवान ने स्पेशली ये तो शास्त्र का, ये फोक का ऐसा तो नहीं हुआ है। ये तो जैसे जैसे इंसान की मति से उपजा कुछ, तो उन्होंने अपना एक रूप बनाने की कोशिश की है, एक शिल्पकार की तरह। तो सारंगी में भी वैसा ही हुआ है। 16वीं 14वीं सदी के बाद में इसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए। हज़रत उमर खुसरो ने भी इनको इसमें काफ़ी डेवलपमेंट लाए, ये सुनने में मिला है। कुछ किताबों में भी है कि पहले सारंगी में तरबें कम हुआ करती थी, तार 2 या 4 तार हुआ करते, तो उस 4 तारों के अलावा इसमें सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स जोड़े गए, इसके आकार को थोड़ा बड़ा किया गया। पहले जैसे अभी ये कामायचा या सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी है, ये शायद आई थिंक कितना 16 या 14 इंच की साज होती है, अब ये 27-26 इंच का साज होता है। तो इसकी कोठी को बढ़ाया गया, इसमें तरबों का एडिशन हुआ ताकि इसका सस्टेन बढ़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन वॉइस को मैच कर पाए। कुछ लोग मोटा तार बजाते हैं तो मेल वॉइस के साथ में ज़्यादा करीब हो सके, कुछ पतला तार बजाते हैं ताकि वो फीमेल वॉइस के साथ में ज़्यादा किस तरह से करीब आ सके। तो क्योंकि साज इतना संपूर्ण है कि एक जीवन शायद कम पड़ जाता है इस साज को समझने के लिए, सोचने के लिए। शायद इसीलिए 100 रंगी इसे कहा गया कि इसके 100 रंग हैं। किसी भी रूप में, चाहे इसको गज़ल में लेकर बैठो, चाहे
तबले के साथ में नगमा लेकर बैठें, शास्त्रीय संगीत बैठें तो अपना खुद का सोलो बजाने के लिए राग रागनियों की किस तरह से सोच विचारों को आप आगे अपने साज के ज़रिए ला सकें। संगत में बैठें तो ध्रुपद में भी वैसा, दमार में भी वैसा, ख्याल में भी वैसा, ठुमरी में भी वैसा, गज़ल में भी वैसा, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब है। और मैं अगर कहूँ कि ये अल्टरनेटिव ऑफ अ वॉइस, ये वाहिद एक ऐसा साज है जो कि हमारी शास्त्रीयता को पूरा अपने प्राणों के साथ, क्योंकि 10 प्राण कहे गए हमारे शास्त्रीय संगीत में, वो 10 के 10 प्राण इस साज में मौजूद हैं। श्रुतियों की बात करें तो श्रुतियाँ इसमें हैं, स्वरों की बात करें तो स्वर इसमें है, मींड, गमक, खटका, मुर्की, जमजमा, जितनी विधाएं जो गले से होती हैं वो सारी चीज़ें इस साज में हैं। ठीक है, इसमें कहीं रुकावट नहीं ये है। था कि सारंगी की जो हमारी परंपरा है वो वैसी है या क्षीण हुई है? थोड़ी सी क्षीण हुई है, मैं ऐसा ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हैम्पर हुआ है हमारा साज। क्यों हुआ है वो मुझे उस पर थोड़ा विवाद हो सकता है, तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालूँगा। पर इतना अच्छा संपूर्ण साज है, लोग सभी जानते हैं, जिससे भी आप बात करेंगे तो सब यही कहेंगे हाँ हाँ क्या मधुर साज है, क्या मीठा साज है, गले के सबसे करीब है। फिर भी ये गले के साथ क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है आज का। अगर इतना संपूर्ण साज है ये, संगीत के बारे में बात करें तो बड़े बड़े विद्वान, उस्ताद, पंडित, जितने भी गवैये या वादक हैं, तो सभी यही कहते हैं कि बड़ा संपूर्ण है, इसकी जैसा तो कोई है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। तो फिर आज ख्याल या ध्रुपद में या जितनी भी विधाएं हैं जो शीर्ष में मानी गई है, इसको जब साज संगत के लिए ही बनाया गया, ये साज संगत के लिए है बना, पहले जब बना ये साज, यही साज ऐसा है जो संगत के लिए बना है, बाकी और कोई साज नहीं बना है। स्वरों की बात करूँ तो तबला, पखावज, वो तो खैर वो ताल वाद्य है, मैं स्वर वाद्य की बात कर रहा हूँ। सितार संगत में नहीं बजता है, सरोद संगत में नहीं बजता है, संतूर नहीं बजता है, मैंडोलिन नहीं बजता है, पर सारंगी को बनाया ही संगत के लिए। ये तो बाद में खुद सोलो में तो बाद में आना शुरू हुआ। वॉइस को कैसे कॉम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये जो रिप्लेसमेंट है आज के लोग, आज के गाने वाले हारमोनियम पे जितना डिपेंड हो गए हैं, मैं यही कहूँगा और तो क्या कहूँगा, कि इस साज को वो नकारना शुरू कर दिया है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे सारंगी वाले नहीं मिलते, या जो मिलते हैं वो थोड़ी देर संगत करते हैं फिर सोलो बजाने लगते हैं। तो ऐसा मेरा मानना तो नहीं है। मैं एज ए संगत मैंने अपना करियर काफ़ी करीब 25 साल का, मेरा 30 साल का करियर मेरा हो चुका है, जिसमें छोटे बड़े सबके साथ में मुझे सौभाग्य हुआ है गाने बजाने का। तो ऐसा नहीं है, ये तो एक मैं क्या कहूँ कि ऐसा कहना क्यों कहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि संगत ऐसी विद्या है जो सिखाई नहीं जाती। हम ख्याल सीख लेते हैं, बंदिशें सीख लेते हैं, अपना प्रदर्शन जो करना है वो एज ए सोलो हमको पता है हमको क्या करना है, मगर संगत ऐसी चीज़ है जो सिखाई नहीं जाती। वो एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे जितना स्टेज शेयर करता है, जितनी सोबत होती है, जितनी संगत होती है, उसमें उस एक्सपीरियंस को जितना वो रचने बसने लगेगा, संगत उतनी ही सुंदर होती चली जाती है। थोड़ी सी इस संगत की बात को आगे बढ़ाते हैं जी। सारंगी का इतिहास बहुत लंबे समय तक ये कोठों पर भी बजाई जाती रही, और बहुत सारी जगहों पर जब कोई नृत्य प्रदर्शन या दूसरे भी प्रदर्शन होते थे, तो जैसा कि आपने जिक्र किया, संगत के हिसाब से इसे जो सारंगी बजाने वाला है उसे लेकर खड़ा होकर और इसके साथ गा भी सकते हैं, ये सुविधा थी। लेकिन यूँ देखा जाए तो आधुनिक समय में रामनारायण जी एक ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने सच में सोलो बजाने से भी अपनी पहचान बनाई, और सुल्तान खां साहब को भी हालांकि लंबे समय तक वो भी संगत करते रहे, लेकिन बाद में शायद ही मान के चलिए कि जाकिर हुसैन साहब का सपोर्ट ही मान लीजिए या कुछ भी, बाद में वो उनको सोलो भी बजवाते थे, और धीरे धीरे ये यूँ देखा जाए कि सोलो के रूप में भी सामने आया है। तो ये जो सोलो का इसका सफ़र है, ये कितना पुराना है, कैसा है, और क्या ये आगे चलता रहेगा, या इसकी जो पहचान संगत के साज के रूप में वही बनी रहेगी? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बताता चलूँ कि संगत के साज में अगर मैं इसको बताता हूँ कि संगत में है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संगत भी एक विद्या है जो कि आसान नहीं है,
और रही बात सोलो की, अपने आप को हम सुप्रीम मान ले कि हाँ हम सिर्फ सोलो ही बजाते हैं, तो हम गलती करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं? मुझे तो चलो 40 साल हो गया, मेरी एक जगह बन गई है, मुझे तो लोग सोलो में बुला लेंगे, मगर मेरे वक्त में, मैंने अपने जवानी के वक्त में या बचपन के वक्त में मैंने वो संगत का दौर गुजारा है, तभी तो उस जगह पे पहुंचा हूँ। तो जब हम संगत बंद ही कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ से जाएगी? तो ये तो एक मैं नहीं इसको समर्थन करूँगा कि ये एक अच्छा डिसीजन रहा किसी का भी जिसने भी कहा कि हम संगत नहीं करते। रही बात सोलो की, तो सारंगी सोलो पंडित जी ने बहुत इसको प्रमोट किया है, डेफिनेटली उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि रेडियो का ज़माना जब आया जब पंडित जी थे, बाकी उससे पहले भी सोलो बजे, जिससे मैंने अभी दंगल की बात की थी, अजमेर में दंगल हुआ करते थे तो वो सोलो के तो हुआ करते थे, ठीक है। तो अब वो जो दंगल हुआ करते तो वो ज़माना की अगर मैं बात करूँ तो वो उस रेडियो के ज़माने से कई 100 साल पहले से चला आ रहा होगा, क्योंकि वही कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी पहले। और उस्ताद बुंदू खां साहब, उस्ताद शकूर खां साहब, उस्ताद सगीरुद्दीन खां साहब, उस्ताद बड़े साबिर खां साहब अम्बाले वाले, उस्ताद नत्थू खां साहब, तो ऐसे बड़े नाम हैं, उस्ताद बद्दल खां साहब, उस्ताद अजीज़ खां साहब। तो ये पुराने जो सरंगिए हैं जो कि पनीपत, मुरादाबाद, सोनपत, लाहौर में भी, पंजाब में भी खूब राजस्थान, तो ये जगह ऐसी हैं जहाँ से बड़े उस्ताद निकले, सालों से सैकड़ों सालों से उपजते जा रहे हैं। तो सोलो बजता था पहले भी। बुंदू खान साहब ने तो कभी संगत की ही नहीं, वो तो सोलोइस्ट ही थे, और वो पंडित जी से शायद काफ़ी समय बड़े थे, उनसे काफ़ी साल बड़े थे। तो पंडित जी का योगदान इसलिए हम याद रख पाते हैं या कर पाते हैं क्योंकि उस वक्त जैसे आज सोशल मीडिया है, उस तरह रेडियो उस ज़माने में आ चुका था, तो लोगों की नज़र में पहुंचने लगा आसानी से, लोगों के कान तक आसानी से दूरदर्शन रेडियो की वजह से आने लगा। तो सुल्तान खां साहब, ये बाद की जनरेशन है, उस्ताद शकूर खां साहब, बड़े साबिर खां साहब के बाद की जनरेशन है ये। तो इनसे पहले भी सोलो बजे हैं, इनके वक्त में इन्होंने उसको रूज दिया, क्योंकि विदेश यात्राएं शुरू हुई, ये डेलीगेशंस के लिए जाने लगे, हमारा जो संगीत है वो गली कूचे या शहर से हटकर देश विदेशों में घूमने लगा। तो आज वो नाम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा उजागर है, लोगों को फेमिलियर ज़्यादा है। तो डेफिनेटली उनके जो इन्होंने जो एक आंदोलन स्वरूप ही कहूँगा, ये जो चीज़ें शुरू हुई जिससे संगीत को इतनी प्रसिद्धि मिली है और साज को प्रसिद्धि मिली है, तो इनका बहुत बड़ा हाथ है इन चीज़ों में। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह सोलो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? तालीम अच्छी है तो सोलो क्यों नहीं बजेगा। थोड़ी सी बात करते हैं घरानों की। अमूमन जो भी साज बजाए जाते हैं, तबला भी मान लीजिए, उसमें लखनऊ घराना, बनारस घराना, नृत्य के भी घराने होते हैं, और सारंगी चूँकि मुख्य तौर पर संगत का साज रहा, इसलिए प्रश्न स्वाभाविक है, क्या इसमें भी कुछ घराने होते हैं या अलग अलग बजाने के अंदाज होते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, वाह, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। इतना सुलझे हुए सवाल और इतने जानकार शख्स के सामने बैठकर बात करने का एक अलग ही स्वाद आ रहा है मुझे, सच में। क्योंकि ये साज संगत का रहा ज़्यादातर, तो इसके घराने नहीं हो पाए। इसके स्टाइल है, इसके बाज है, जैसे बनारस बाज है, वो लोग ज़्यादातर इसको पंचम को सा करके बजाते हैं संगत में ज़्यादातर। वहाँ पर पहले जैसे अभी जिक्र किया था आपने, तवाइफों का समावेश ज़्यादा था, वहाँ पर संगतें ज़्यादा हुआ करती थी, तो फीमेल ऑक्टिव जो है, वो जो पिच है वो काली 5 काली 4 से हुआ करते थे। तो पंचम को सा करके बजाने का एक ठट जिसको कहा जाता है, ठट अंग, तो वो एक अंग है बजाने का। इसका थोड़ा सा मुजाहिरा, जैसे जनरली इसके मेन तार हैं उसको सा पर सा करके मिलाया जाता है। तो जनरली ये स्केल जैसे मैंने ई से बांधा हुआ है, सफ़ेद 3 से इसको, क्योंकि काली 2 सफ़ेद 3 में टोन थोड़ा रिच रहता है, सारंगी अच्छा खुल के आता है सामने। तो ई में है, तो ये ऑक्टिव हुआ इसके। अब ये ई से है, अब मान लीजिए गाने वाली है कोई बी से,
तो अब मैं इसको पूरी को तो मिलाऊंगा तो बहुत समय भी जाएगा, और उस गेज का तार उसका बदलना पड़ेगा, मोटा तार डालना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, जैसे तो ये चैती जैसा कुछ लगाइए जी, चैती जैसे। हाँ, तो ये ठुमरी चैती वगैरह का मैंने एक थोड़ा सा रूप दिया। तो ये एक टेक्निक होता है उसको काली 5 काली 4 के लिए। तो ये अलग एक ट्रांसपोजिंग जिसको कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए सफ़ेद 3 से कोई गा रहा है, अब कई बार क्या होता है, जैसे मध्यम से गाना है, मध्यम से कैसे गाएंगे? तो मध्यम सा करके बजाया जाए। तो ये 3 इसके अंग होते हैं, जैसे मध्यम, पंचम और षडज, ये 3 अंग मुख्य हैं। अब बाज की बात करें तो अब जैसे मेरी तालीम हुई है मेरे नाना से, तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो किराने की तरफ ज़्यादा है, वो किराने की तरफ ज़्यादा है। क्यों, आमिर खान साहब और उनके जो वालिद थे, हमारे नाना के जो वालिद थे, वो भी किराने को फॉलोअर थे। आमिर खान साहब का तो घराना अलग ही मानिए जी आप। जी, अब वो हाँ, वो उस लेवल पर पहुंच गए कि उन्होंने अपना घराना ही एक अपना कह सकते हैं। बट जहाँ तक मैं बात करूँ तो इट्स अ फैमिली ऑफ अ किराना। तो अब मेरी किराने की तालीम ज़्यादा है, तो मैं किराने के अंग का बाज मेरा ज़्यादा है। ख्याल की तरफ जैसे लय को रोक कर बजाना, और ख्याल की जो पारंपरिक जो वहाँ की शैली है, एक एक स्वर को एक मेरुखंड की पद्धति से देखना, और तान के पैटर्न्स को, तो वो मेरी तालीम पर डिपेंड करता है कि मैं किधर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हूँ। वैसे ही जो आदमी कोई बजाने वाला ज़्यादा अगर इन्फ्लुएंस हुआ है गाने वाले के साथ में, अगर आगरे की तरफ या ग्वालियर वालों की तरफ या पटियाले की तरफ, तो वो घराने उनमें आते गए। अब क्या हो गया कि हम ज़्यादा संगत कर रहे हैं, तो हमारे पास सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक ही घराने के किसी गवैये के साथ हम लगे पड़े हैं ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता। सबके साथ में कुछ टकराव होता ही है, किसी ना किसी के साथ में, आज इसके साथ बजाना है, जिनके साथ है, जिनके साथ। तो अपना घराना डेवलप नहीं हो पाता है इन्फ्लुएंस होके, वो अपना एक स्टाइल बन जाता है। कभी आगरे का पैटर्न दिखने लगता है, तो कभी पटियाले का पैटर्न दिखने लगता है, कभी किराने का, कभी ग्वालियर का। बंदिश बज रही है अपने मान लीजिए मेवात की हमने बंदिश शुरू कर दी, और तानों के पैटर्न पर बल जो जा रहे हैं वो किराने के जा रहे हैं, बढ़त जो हो रही है वो ग्वालियर के अंग से हो रही है। तो वो एक अपना एक स्टाइल बन गया। तो उसको हम घराना नहीं कह सकते, क्योंकि साज है इसलिए घराना इसीलिए डेवलप हुआ भी नहीं, संगत में ज़्यादातर इस्टेब्लिश रहा, इसीलिए। अलरखा जी, सारंगी की लोकप्रियता में बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा योगदान है। ज़रूर इससे हम इनकार नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर उमराव जान का जब जिक्र आता है जी, तो उमराव जान के जो गीत हैं, इमॉर्टल गीत हैं, और उनमें जो सारंगी बजी, उसके ज़रिए भी बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को संगीत की पहचान नहीं होती, सारंगी को नोटिस किया। बताएं कि ये फिल्मों के कंट्रीब्यूशन से भी सारंगी की पहचान में कुछ मदद मिली है? डेफिनेटली। पुरानी फिल्में आप देखिए, मैं तो देखता रहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी लेकर बैठता हूँ, ये भी पुरानी फिल्में ही देखता है, तो शौक में है हमारे। तो जितनी पुरानी फिल्में मैंने देखी, ब्लैक एंड वाइट से लेकर जो रेट्रो से आज मल्टी डिजिटल टाइम की बात करें, तो जो पुराना वक्त है ना, जैसे 70s 80s तक सारंगी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। यहाँ तक कि गानों में ही नहीं, बैकग्राउंड में सारंगी बजती थी।
बैकग्राउंड में। अभी कुछ दिन पहले मैं फिल्म हम दोनों ही देख रहे थे, महबूब की मेहंदी। ऐसे छोटे छोटे फिलर बैकग्राउंड में पंडित जी के बजाय में है, पंडित रामनारायण जी के। आहा की मतलब क्या कहने, जोड़ नहीं उनका। गाना तो हम बाद में सुनेंगे, मगर जो पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है वही सारंगी का चल रहा है। ऐसा कोई टुकड़ा किसी फिल्म का मशहूर गीत का याद हो तो थोड़ा सुनाएंगे? काफ़ी है, देखिए ना। अब पहले तो चलिए मैं इसके जो वॉइस की बात करते हैं कि क्यों ये साज गाने के कितना करीब है। देखिए, अब पुराना दादरा है जिसको फिल्मों में यूज़ किया गया था, फिल्म में यूज़ किया गया था पाकिस्तान में, नहीं मुगल आज़म में शायद। ये मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे पन। तो ये जो है गज से देखिए कैसे ज़बान की तरह ये एक तरह से ज़बान है हमारी। ये दोयम लेवल पे इसीलिए आता है क्योंकि हमारे पास ज़बान नहीं है। उत्तम गाना मध्यम बजाना जो कहा गया है ना, वो यही कारण है। हम गा कर पोइट्री को जस्टिस कर पाते हैं, बता पाते हैं, समझा पाते हैं। इसमें वो नहीं है, हम उसका एक बहलावा ही प्रस्तुत कर पाते हैं, मगर देखिए वो कितना सूक्ष्म होता है। मोहे पन घट पे ये इतनी करीब पहुंचता है कि गायकी का कोई अंश छूटा नहीं है। ये हरकत है जो गले से अदा हो गई वो आएगी। मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। अब ऐसे ही पंडित जी ने इतना सुंदर बजाया है इस गाने को। आहा, तो ये मुखड़ा ही इतना सुंदर बजाया हुआ। आप सुनिएगा इस गाने को, ये मुखड़ा लता जी के पहले इस गाने को। हाँ, इसका गाने की लाइन भी थोड़ी सी श्रोताओं के लिए गा के बता दीजिए। दीवाना हुआ बादल दरा 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 दरा, ये देख के दिल झूमा झूमा नी प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तो इतना खूबसूरती से इस गाने को लता जी का मुखड़ा गाया हुआ है। उसके बाद में पंडित जी आए हैं तो इतना खूबसूरत घुस के पूरा मुखड़ा बजाया उन्होंने इस गाने का। सुनाइए। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा जिक्र, चूँकि उमराव जान का संदर्भ आया तो वो ज़रूर आप बताएं। और क्या ख़ास बात थी कि उमराव जान के गानों में एक तो सारंगी थी, परमानेंटली बजाई गई और नोटिस भी हुई। देखिए, एक तो सब्जेक्ट ऐसा था कि जहाँ सारंगी को छोड़कर कुछ कर नहीं सकते उमराव जान। इट्स ए स्टोरी ऑफ अ तवायफ, क्योंकि उस ज़माने में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म तवायफ़ों का ही था। उस ज़माने में तो कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करती,
तो गाने बजाने की अगर महफिल भी हुआ करती थी उस्तादों देश की संस्कृति का यूं कहें कि केंद्र हुआ करते थे, जी वहाँ जी जी संगीत बिल्कुल पलता था, पसरता था। और तवाइफों ने इस काम को संभाला संवारा, क्योंकि वर्ण मैं फिर से एक कंट्रोवर्शियल है, मैं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए पता नहीं, हमारे यहाँ पर जो एक वर्ण वाला जो एक साथ में एक तबका चलता है ना कि स्वर्ण शूद्र क्षत्रिय, और ये जो मसला चलता रहता है साथ में, तो उसी तरह से साज गाने बजाने में भी इस चीज़ को बड़ा दोयम और एकम या तरह से देखा जाता है, और ये शास्त्रों में है लिखा हुआ, क्योंकि साज को कुछ साज़ों को बड़ा निगलेक्ट इसलिए किया गया कि उनको भी शाकाहारी और मांसाहारी से जोड़ दिया गया। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, ताकि, और देखिए हो भी सकता है क्योंकि ये आस्था की बात है। अब इसमें जो यूज़ हो रहा है वो चमड़े का है, तो पूजाओं में जब अगर श्लोकों की बात हो रही है, पूजा पाठ की बारी हो रही, तो वहाँ पर शायद इसका सम्मिलित होना मुश्किल हो सकता है कि हाँ ये जीव हत्या होकर इसको मढ़ा गया है, काम किया गया है। मगर एक तरफा हम ये बात करते हैं और दूसरी तरफ हम गणेश जी के हाथ में पखावज दे देते हैं, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ज़रूर करूँगा, क्योंकि अब वो नहीं, पखावज में भी तो चमड़ा मढ़ा जाता है। पखावज बाकायदा मंदिरों में बजाई जाती है। जब वो साज को बजाया जाता है तो फिर इसे क्यों नहीं बजाया गया? तो ये एक वाद विवाद है, हर चीज़ का एक सवाल का जवाब का सवाल है। तो ये एक कैटेगराइज इसको किया गया है। तो उन चीज़ों के लिए अब तवाइफों में, क्योंकि औरतों का गाना बजाना इतना पॉपुलर नहीं था और उन्होंने किया, तो उनको तवाइफ कह दिया गया, उन्हें बड़ा निचला दर्जा दे दिया गया। अब उन्हें भी साजिंदों की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इन साज़ों को जैसे तबला हुआ, सरंगी हुआ, इनको बड़ा सेकंड वर्जन मतलब उस वर्ण में डाला गया, तो अब ये वहाँ नहीं तो कहाँ, तो कहीं तो जाएंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। तो उन लोगों ने बड़ा प्रेम से इसको स्वीकारा और वहाँ गए, और तवाइफों ने भी उसको वो इज़्ज़त, वो शोहरत और वो जगह दी कि उस्तादों को बड़ा, हर एक जैसे राजा महाराजाओं के वहाँ जैसे उसका पोषण हुआ, वैसे तवाइफों ने भी इस संगीत को बड़ा। पिताजी शामिर खान साहब खुद कोठे पे बजाते थे, सभी बजाते थे, ऐसा कोई नहीं। एक काम किसी का क्या नाम लेंगे, काफ़ी लोग बड़े जो उस्ताद लोग गवैये होते थे वो वहाँ तालीम के लिए जाया करते थे, सिखाने जाया करते थे, तो वहाँ से रोजी रोटी सबकी चली है, ऐसा नहीं है। तो तबला बजा है या सरंगी बजा है, सितार तो बहुत बाद में जाके वहाँ पर हुआ, बट सरंगी क्योंकि वोकल का साज, जैसे ही अपनी बात हो चुकी है, संगत का सबसे करीबी साज है, तो ज़रूरत तो पड़ेगी। इस वजह से उमराव जान में ही ज़्यादा, और इसीलिए उमराव जान, पाकीज़ा और भी बहुत सी फिल्में हैं। पुरानी फिल्मों में तो हर फिल्म में, हर गाने में सरंगी का एक अलग सुंदर रूप, क्योंकि ये हमारे साज हैं। देखिए क्यों सरंगी पहले यूज़ होता था और आज कम हो रहा है, क्योंकि पहले हम अपने लोगों के लिए अपना गाना बजाना, अपनी पोइट्री के साथ, अपने ही लिरिक्स हमारे हुआ करते थे, साज हमारे हुआ करते थे, गाने की कंपोजिशंस हमारे हुआ करते थे, सुर हमारे हुआ करते थे, सुरों को देखने का नज़रिया हमारा हुआ करता। अब क्या हो गया, वाइडली हम बढ़ गए हैं और इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने लगे हैं, तो वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हो गया है कि अब वेस्टर्न साज को ही इम्पोर्टेड हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा अहमियत होगी। आपको शायद ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा, लेकिन ये बात तय है कि सारंगी इस ओपनिंग के दौर में, जिस दुनिया में जब संबंध खुले हैं, तो सारंगी की कद्र पश्चिम में बहुत ज़्यादा हुई है। मैं 8 साल तक यूरोप के अंदर मैंने टूरिंग किया है। 2004 से लेके 2012-13 तक मैंने यूरोप में खूब अपने कार्यक्रम दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरंगी के लिहाज से ही बजाया है। मैंने हर एक जगह पे सरंगी को बजाने की कोशिश की ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख सकूँ। मैंने जैज़ के साथ बजाया है, मैंने मोरक्कन म्यूज़िक के साथ, पर्शियन म्यूज़िक के साथ बजाया, पर्शियन आर्टिस्टों के साथ बजाया, यहाँ तक कि टेक्नो म्यूज़िक, रॉक बैंड्स के साथ में, जहाँ पे साउंड का कोई, सुर का कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे सुनने में ही दिक्कत हो, मगर वहाँ पर भी इसलिए बैठा ताकि जस्ट ट्राई इट, कोशिश करते हैं इसमें हम अपना रास्ता कैसे ढूंढें। वापस आते हैं उमराव जान अदा पर। जी। थोड़ा सा उसके उदाहरण देकर सारंगी बताएंगे ताकि हमारे श्रोताओं को कुछ सारंगी और उसका जो फिल्म संगीत में इस्तेमाल है उसकी कुछ चीज़ें याद आएँ।
अब गानों का डिमांड ही यही है कि सारंगी बजे इसमें। गाने इसी तरह से कंपोज हुए हैं कि सारंगी की जगह अपने आप ही आनी है। तो अब जैसे ये क्या जगह है दोस्तों। अब मुखड़ा ही इतना सुंदर, इतना सुकून से आ रहा है कि सारंगी ना बजे तो बजे क्या यहाँ। तो ये जस्टिस होता है हर कंपोजिशन के साथ में कि ये थोड़ा सा ये क्या जगह है दोस्तों, इसका थोड़ा सा टुकड़ा जरूर हमारे मुझे श्रोताओं को पूरा तो सुनाइए। याद नहीं है, ये मुखड़ा ही याद है मुझे। अल्लाह रखा जी, जाते जाते बेतमाम लोग जो संगीत जानते हैं या नहीं जानते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जो संगीत जानते हैं, मैं ये कहूँगा कि सारंगी को थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत है। सही वक्त है, आज बजाने वाले बच्चे निकल कर आगे आ रहे हैं और उनको सही वक्त पे सही जगह उनको मिलनी चाहिए। अच्छा टैलेंट हमारे पास ऑलरेडी पहले भी खूब था, आज भी है, इंशाल्लाह आगे भी खूब रहेगा। तो इनको भरपूर मौके दें ताकि हम आने वाली वक्त में एक अच्छे सारंगी का युग पैदा कर सकें। क्योंकि फिर यही होता है ना कि देखिए, सारंगी तो बजा रहे हैं बच्चे, अगर इनको वेन्यू नहीं मिलते तो फिर क्या होता है कि वो नगमे में लग जाते हैं। देखिए, रोज़ी रोटी सभी को चाहिए, डांस में ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं या लाइट म्यूज़िक। अब क्या हो गया, ये भी अफवाह बड़ी चल गई है सारंगी, हाँ लाइट म्यूज़िक में बड़ा मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है लाइट म्यूज़िक में? क्या इसमें श्रुतियाँ नहीं है? ये ख्याल में भी वैसे ही बजेगा। क्या इसमें गमक, खटका, मीट, मुर्की नहीं है? ये ठुमरी में भी बहुत अच्छे से बजेगा, ख्याल में भी बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? अरे बजता आया है, इसमें कोई कमी है नहीं। तो आज सिर्फ इस पर ब्रांड क्यों लगा रहे हैं आप? इसको उतने मौके दीजिए ना। और बच्चे जब तक बजाएंगे गाएंगे नहीं, अच्छे गानाकारों के साथ में सोबत नहीं उठाएंगे, संगत नहीं करेंगे, तो वो ठुक पीट के कैसे बाहर ऊपर निकलेंगे? जब तक उन पर वो नक्काशी करते हैं, हम किसी बर्तन को गढ़ते हैं, उसमें जब तक वो ठोकरें नहीं पड़ेगी तब तक उसमें वो उभार कैसे आएगा नक्श का? तो जेवर अगर गढ़ना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमको सब्र ज़रूरत है। क्योंकि संगत ऐसी चीज़ है, या सुर, मैं तो कहूँगा सुर की बात, ये तो ज़िंदगी भर का काम है और कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है। जब हम आज इसको बजाने लगे हैं, 40 साल 30 साल की इसका हमको एक्सपीरियंस हो गया है, तब जाके अब समझ में आने लगा है कि हमने इतने साल तो सिर्फ धूल में लट्ठी चलाए। और सच में मैं अगर बात करूं 20-22 साल की अगर मेरी उम्र थी उस वक्त की, तो मुझे पूरिया मारवा बजाने में डर नहीं लगता था। आज लगता है। तो आज वो जब उस चीज़ों में उतरे हैं तब हमको ज़्यादा वो सूक्ष्म दिखाई देने लगा है। तो जितना हम जाएंगे, जितना उसको जानने की कोशिश करेंगे, जितना उसके बारे में उस विद्या को पढ़ना सीखना शुरू करेंगे, तो वो गाढ़ा होता चला जाएगा। तो उनको वो गाढ़ा होने का मौका दीजिए। मैं ये कहता हूँ, आने वाली पीढ़ी को गाढ़ा होने का मौका दीजिए। उनको मतलब जगह नहीं मिलेगी तो फिर क्या करेंगे? अभी देख लीजिए ना, कई सारंगी वालों के मैं नाम नहीं लूँगा, मगर आधे से ज़्यादा सारंगी वाले उस्ताद ऐसे हैं हो के चले गए जिनके बाद में सारंगी ख़त्म ही हो गया, उनकी फैमिली में वो साज ही नहीं रहा। 80% अगर मैं किसी सारंगी वालों के नाम लूँगा तो उनका शायद वही फ्रस्ट्रेशन था कि यार क्या करेंगे, ये साज सीख कर भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी इनको वो वेन्यू, वो जगह नहीं मिलती है, जद्दोजहद में लगे रहते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक ज़्यादा समय नहीं मगर फिर भी बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 10 गवैयों के मैं नाम गिनवा सकता हूँ जो सारंगियों के बेटे हैं या सारंगियों से सीखे, 10 सारंगियों के, या सारंगी छोड़ के गाना गा गए। एक आदमी ऐसा नहीं, एक शख्स ऐसा नहीं जिसने गाना गाने के बाद कहा कि नहीं अब मैं सारंगी बजाऊंगा, या अपने बेटे को सारंगी बजवा दी हो। तो कुछ तो दर्द रहा होगा सारंगी वालों का कि उन्होंने इस साज की तरफ से मुंह मोड़ना शुरू किया। देखिए एग्जाम्पल, अभी आप जिक्र कर रहे थे शामिर खान साहब, उनके बेटे आमिर खान साहब खुद सारंगी बजाए और खुद फिर बाद में गाना पड़ा, और गाना पड़ा तो ऐसा गाना पड़ा कि फिर वो गाना ऐसा गा गए कि आज उनका कोई दूसरा जोड़ नहीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब खुद सारंगी जानते थे, बजाते थे, गाना गाए। आखिर की पीढ़ी में आए तो अपने उस्ताद बशीर खान साहब, जयपुर घराने के रत्नों में से एक थे,
उनके बेटे न्याज़ अहमद फ़याज़ अहमद खां साहब, उस्ताद न्याज़ अहमद फ़याज़ अहमद खां साहब, उस्ताद शकूर खां साहब के बेटे उस्ताद मशकूर खां साहब गवैये हुए, पंडित गोपाल मिश्रा जी के भतीजे और हनुमान प्रसाद जी के बेटे पंडित राजन साजन मिश्रा गवैये हो गए। तो सारंगी ने तो गवैये दिए हैं हिंदुस्तान को। सारंगी, आप शुरू में बात हुई थी कि हमारे राजस्थान ने सारंगी दिए हैं या हमारे हिंदुस्तान को इतने इतने अच्छे सारंगी मिले। सारंगी वालों ने तो गवैये भी दिए हैं, मगर आज जब गवैयों को ज़रूरत है कि हम अच्छे सारंगी दें तो गवैये शायद पीछे हट रहे हैं। मैं ये कहूँगा, ये मेरा, इसको आप मेरी बेद भी नहीं, मेरा प्यार और मेरी एक मोहब्बत भरा इल्तिजा है कि मैं बेद अब नहीं हो सकता। मैं आप ही का बच्चा हूँ, औलाद हूँ, और आपसे इल्तिजा कर सकता हूँ कि इस साज़ के बारे में कहना हूँ, इसके लिए कुछ ज़िम्मेदार हूँ, इसके लिए कुछ ज़िम्मेदारी मेरी बनती है। तो इल्तिजा है कि इस साज़ को अपना पोषण दीजिए, अपना प्यार दीजिए, इसको लेकर बैठिए। हो सकता है, देखिए क्या होता है, कई बार ये भी सुनने को आता है कि वो संगत के वक्त बड़ा ये होता है कि डिस्टर्बेंस होता है, अच्छे सुरीले सारंगी, तो वो कब पैदा होंगे? जब हम उनको तैयार करेंगे। सारंगी तो ऐसे तो कोई तैयार नहीं हो जाता है, हंसी मजाक में तो तैयार नहीं होता है, बरसों का रियाज मांगता है, बरसों का रियाज मांगता है, बरसों की सोबत मांगता है। तो उनको अपने रियाज में लेके बैठें, अपने शागिर्दों को कहें, अपने स्टूडेंट्स को कहें कि हाँ, उनको साथ में लेके बैठें, तो वापस इस साज का चलन आए और वापस हमारे गाने बजाने की शुद्धता आए। अशुद्ध हो रहा है हमारा संगीत, अशुद्ध हो रहा है। खुले अल्फाजों में कहूँगा, हारमोनियम की वजह से ये साज, ये गाना बजाना, जो हमारा गाने बजाने की जो तासीर हुआ करती थी, कहते थे ना कि हिरन दौड़े चले आ रहे हैं और दीपक जल उठे, बारिशें हो गई, वो आज क्यों नहीं होती? क्योंकि शायद वो श्रुतियों की कमी, अब वो गंधार हारमोनियम में कहाँ से आएगी? मियाँ की मल्हार की वो धैवत जो दरबारी की है, वो हारमोनियम में कहाँ से लाएंगे? जो ऋषभ गुजरी तोड़ी की है, जो ऋषभ मियाँ की तोड़ी की है, उसका डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ का ये संगीत तो श्रुतियों का संगीत है। एक ही संगत, एक ही सरगम में 3 राग 4 राग समावेश कर जाते हैं, सिर्फ श्रुतियों के, सुरों के बदलाव के ऊपर। तो ये जब बदलाव, अब ये तो फिक्स साज है। देखिए, मैं हारमोनियम को बुरा नहीं कहता, मगर ये उसकी कमी है, उसमें वो चीज़ नहीं हो सकती, उसमें वो तो फिक्स स्टैंडर्ड साज है। इसका बाज से दूसरे सुर पर जाता है। हाँ, इसका बाज की दूसरी जगह है, वहाँ पर ये बड़ा सर चढ़ के बोलता है। इसके कोड फ्रीक्वेंसीज, इसके कटिंग्स जो हैं वो बहुत अनपैरेलल है, वो उसका बाज है, मगर ये हमारी शास्त्रीयता में फिट नहीं होता है। उसको फिट आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने संगीत को हम दूषित कर रहे हैं। अल्लाह रखा कलावंत जी, आपका हृदय से आभार। चाय पे चर्चा।